नमस्कार मित्रों, हम कर रहे थे क्लास 9th राजस्थान की बुक आरबीएससी बोर्ड। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है अध्याय 4 राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री में अगर हम देखें तो किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, इन जो पार्ट है इन पार्ट से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारी रणनीति यही है कि हम आरबीएससी बोर्ड की पुस्तक को कंप्लीट करें और विस्तृत रूप से पढ़ें, जिससे हमारा आसान चीज़ें हमारे बिल्कुल इजी वे में याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध था मेर, मीणा और भील आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले है मेर आंदोलन, जो 1818 से लेकर 1824 तक चला। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी भी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था और इस भूभाग में आते थे मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत। किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। अंग्रेज़ों ने इन्हें अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और यही नियंत्रण अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का कारण बना। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एफ विल्डर ने झाक व अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों को यह कहा गया कि आप लूटपाट नहीं करेंगे, और मेरों ने यह सहमति भी दे दी। फिर 1819 में विल्डर ने एक साधारण सी घटना का बहाना बनाकर मेरों को कहा कि आपने समझौता तोड़ा है और उन पर मेरवाड़ा में आक्रमण कर दिया, और नसीराबाद से सैनिक लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की। अब मेरों के खिलाफ उसने पुलिस चौकियां स्थापित करवाई और मेरों को घेरने की नीतियां अपनानी शुरू कर दी। इसी के फलस्वरूप 1820 में मेरों ने जगह जगह पर पुलिस चौकियों पर आक्रमण किए। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर, जहां पर पहले समझौता हुआ था, उसी स्थान पर मेरों पर अत्याचार किए गए, मेरों को मारा गया और मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। यहाँ पर आंदोलन बहुत ही भयानक था और यहाँ पर मेरों ने अनेक पुलिस चौकियों को जला दिया, सिपाहियों को भी मारा। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनें मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों को घेर लिया और मेरों की जनधन हानि हुई। जनवरी 1821 के अंत तक मेरों का दमन किया। इसी फलस्वरूप 1821 में जो मेर विद्रोह हुआ था 2021 में, उसी के फलस्वरूप 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन, जिसका मुख्यालय था ब्यावर में, स्थापित की गई। लंबे समय तक ये मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश नियंत्रण में रहा और 19वीं सदी के अंत तक कठोर दंडात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित की गई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेज़ों ने मेरों में समाज सुधार गतिविधियों को प्रारंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल। छुटपुट घटनाएं मेरों की होती रहती थी। नेक्स्ट विद्रोह हम देखते हैं भील विद्रोह, जो चलता है 1818 से 1860 तक। भील मूलतः एक शांतिप्रिय जनजाति रही है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी। 1818 से पहले इनके ऊपर अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने इन्हें बाध्य विद्रोह के लिए बाध्य किया। तो वही कारण जो मेरों का था वही भीलों का कारण है कि इनके ऊपर जब नियंत्रण लगा, कठोर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया, तो इन जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। पहला कारण था भीलों पर कर थोपा गया, ठीक है, टैक्स लगाया गया, जिनसे भीलों में असंतोष हुआ। दूसरा जो कारण था अंग्रेज़ों की दमनात्मक नीति, इससे उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न हो गया भीलों में। तीसरा जो कारण है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी में सहायक संधि के बाद आंतरिक प्रशासन के नाम पर उदयपुर में जो हस्तक्षेप किया गया और जेम्स टोड ने इसे अपने हाथ में लिया और भीलों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जेम्स टोड ने, वो तीसरा कारण था। चौथा जो कारण है वो है 1818 की संधियों के बाद जो सेनाएं भंग कर दी गई थी, उन सेनाओं में क्या थे, भील जनजाति जो थी वो नियमित और अनियमित रूप से नियुक्त होते थे, तो उनके ऊपर बेरोजगारी आ गई, तो उस वजह से भी भीलों में असंतोष पनपा। और पांचवां जो कारण था वो था भील अपनी पाल के समीप, पाल गाँव की सीमा को कहते हैं, क्षेत्र को कहते हैं, रखवाली या चौकीदारी नामक टैक्स वसूल करते थे। और अंग्रेज़ों के आने के बाद ये टैक्स है वो उनसे नहीं ले पाते थे, वो टैक्स नहीं ले पाते थे।
इसके अलावा वो वहाँ से जो यात्री गुजरते थे सड़क मार्ग से, तो उन यात्रियों से भी वो बोलाई, ठीक है, जो सुरक्षा कर होगा कि आप यहाँ से सुरक्षित जा रहे हो, ये टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। अगर वो टैक्स नहीं देता तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भीलों की नहीं होती थी। ये बोलाई टैक्स बोलते हैं इसको, बोलाई। याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बोलाई नामक टैक्स कौन वसूलते थे? भील वसूलते थे। यात्रियों से वसूला जाता था उनकी सुरक्षा के नाम पर। इस प्रकार भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने का जो अंग्रेज़ों का प्रयास था, ये सारे जो कारण हैं वो मिलजुल कर भीलों पर असंतोष के कारण बने थे। और जो तत्कालिक कारण था वो था कठोर नियंत्रण। इसके खिलाफ उन्होंने, अंग्रेज़ों और उदयपुर के खिलाफ इन्होंने भीलों ने विद्रोह कर दिया। 1818 के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने ये चेतावनी दी कि हम स्वतंत्र, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अगर करोगे तो हम विद्रोह करेंगे। भीलों ने अपने क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी और बगावत कर दी, और अन्य कोई भी अंग्रेज जो अधिकारी या स्वराज्य का अधिकारी था वो भील क्षेत्रों में नहीं घुस पा रहा था। 1820 के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 में भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली। उदयपुर राज्य का ये भील जो विद्रोह था वो धीरे धीरे डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य के भीलों में भी फैल गया, और 1825 में छुटपुट घटनाएं होने लगी। लेकिन डूंगरपुर की हालात सबसे ज़्यादा गंभीर थी, भयानक थी। वहाँ पर जब अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। इस प्रकार का समझौता किया था डूंगरपुर राज्य की सिमूरवारी, देवल और नंदू पालों के भीलों ने। पाल उनके कस्बे को कहते हैं, ठीक है, पहले भी आया था पाल। वारू, देवल और नंदू पालों के भीलों ने। लेकिन ये समझौता ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की, अंग्रेज़ों और उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। 1826 ईस्वी में, जनवरी 1826 में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह, ठीक है, नाम याद रखना, ये भीलों का नेता के दौलत सिंह और गोविंद राम, अंग्रेज़ों और उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंत में 26 में लंबी बातचीत के बाद दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण किया और ये आंदोलन समाप्त हुआ। और 1838 में भीलों के खिलाफ अंग्रेज़ों ने कुछ उदार नीतियां भी अपनाई। तो इस प्रकार वहाँ 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। हम देखते हैं कि 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, वहाँ भी सेना भेजकर नियंत्रण किया गया। अंग्रेज़ों ने बल प्रयोग के उपाय कभी भी नहीं छोड़े। उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति के आधार पर ही भीलों के विरुद्ध एक लंबी योजना बनाई, और अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपने सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति दी 1841 में, और इसका मुख्यालय रखा गया खेरवाड़ा। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय रखा गया खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियाँ स्थापित की गई, ठीक है। मेवाड़ भील कोर की 2 छावनियाँ स्थापित की गई, खेरवाड़ा और कोटड़ा में। फिर अंग्रेज़ों के ये जो उपाय थे वो कुछ ही समय तक भीलों को शांत रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट आंदोलन हुए। इसी समय माही काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना, गुजरात व सिरोही राज्य के भीलों ने भील व गिरासिया विद्रोह हुए। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुंवर जीवे वसावों के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह को बढ़ावा दिया। गुजरात का जो नेता था वो था कुंवर जीवे वसाव, और बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता के लिए वेस्टर्न मालवा भेजा, ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा, और अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया। 1850 और 55 के मध्य कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन दिसंबर 1855 में कालीबास के भील, उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए। वहाँ पर मेहता स्वाई सिंह को एक सेना के साथ भेजा गया, और भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतारा गया। और 1857 की क्रांति के दौरान भील विद्रोह की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन भीलों में राष्ट्रीय चेतना नहीं थी इतनी। उस वजह से पलटनों के साथ, जो सैन्य पलटनें जिन्होंने विद्रोह किया था, उनका सहयोग भीलों से ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाया। और 1861 के उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भीलों के विद्रोह की घटनाएं हुई थी। 1863 में कोटड़ा के भील हिंसक हो चुके थे, तो वहाँ पर मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने सेना भेजी, और इस तरह वहाँ पर उस आंदोलन को शांत किया गया। वहाँ पर पहले जिसको भेजा था वो शांत नहीं कर पाया, फिर हाकिम का तबादला कर दिया और दूसरे हाकिम को भेजा,
तब जाकर 1867 में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पाद प्रारंभ किया। उसे मेवाड़ भीलकोर ने कुचल दिया। बांसवाड़ा राज्य में भी चिलकारी व शेरगढ़ गांव में भी भील छापामार गतिविधियां अशांत रही। 73 और 74 में इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह किया और सेलाना व झाबुआ राज्यों तक ये फैला हुआ था। 81-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, जो 19वीं सदी का सबसे भयानक विद्रोह हुआ था। घटना क्या थी? 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के साथ बारापाल पहुंची और इनके साथ था सचिव श्यामल दास। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बारापाल का। इसमें एक और नाम आता है रिखव देव। ठीक है, वो भी याद रखना, आगे आएगा इसके वर्णन। बारापाल में क्या हुआ? भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। 28 मार्च को ये अभियान जारी रहा और बारापाल के झोंपड़ियों को जलाया गया। भील जो है वो वहाँ से चलकर अपनी अपनी पास की नज़दीकी पहाड़ियों में चले गए। वहाँ से वो भील अपने रिखव देव में डेरा डाल लिए। रिखव देव वो भीलों का मंदिर था एक, ठीक है, जहाँ लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। किसको घेर लिया? अंग्रेजी सेना को घेर लिया। इस विद्रोह का नेता था बिलखपाल का गामेती नीमा और पीपली का खेमा और सागत्री का जोयता। ठीक है, यहाँ पर श्यामल दास ने रिखवदेव मंदिर के पुजारी जो खेमराज भंडारी था उसके साथ वार्ता की और भीलों के साथ समझौता किया। 25 अप्रैल 1881 को एक समझौता हुआ। किसके बीच? निजी सचिव श्यामल दास व रिखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के साथ। और उन्होंने इस समझौते में आधा बराड़ कर छोड़ने और भविष्य में भीलों की जनगणना कार्यों में कष्ट न पहुंचाने और विद्रोही भीलों को माफ़ी देने पर सहमत हो गए। मतलब दोनों ने कुछ कुछ रियायतें दे दी और इस समस्या का समाधान ज़्यादा हो नहीं पाया। बाद में हम देखते हैं कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान के लिए समाज व धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, जो आगे चलकर राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंद गिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी व जाति से बंजारा थे। दोबारा बोल रहा हूँ, याद रखना कहाँ कौन से थे गांव? बेड़सा गांव। गोविंद गिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी और जाति से बंजारा थे। वह स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा, उनके पुत्रों और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और वो सन्यासी बन गए। वहाँ से वह कोटा और बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। उनके गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था? साधु राजगिरी। और उन्होंने धूनी स्थापित और निशान ध्वज लगाकर आसपास के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंद गुरु के विचारों ने भीलों को जागृत किया। भीलों में गोविंद गुरु काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने बाद में खुद का एक अलग से पंथ भी स्थापित कर लिया गोविंद गिरी ने, और उन पंथ का नाम था भगत पंथ। गोविंद गुरु के पंथ का नाम था भगत पंथ। गोविंद गिरी के बढ़ते प्रभाव से वहाँ के सामंत और राजा, आस पड़ोस के जो भीलों की सीमा जहाँ लगती थी, भील जहाँ रहते थे, उन राज्यों के प्रशासक जो थे वो भी गोविंद गिरी के सत्ता को पलटना चाहते थे। गोविंद गिरी के जो उपदेशक और प्रचारक थे, अपने राज्य की जागीर से बाहर निकल जाने के लिए उनको बाध्य किया जाने लगा। सन 1908 में गोविंद गुरु ने राजपुताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूंथ व ईडर राज्य के भीलों के साथ भी काम किया और अपना भीलों के साथ एक अच्छा लिंक स्थापित कर लिया था। ईडर राज्य के पालपट्टा में भील आंदोलन एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत 21 शर्तें थी। इस समझौते में राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया और ये समझौता जो था वो गोविंद गिरी के आंदोलन की सफलता था। और 1911 में वह मूल स्थान बेड़सा वास आ गए, जो उनका जन्म स्थान भी था। वहाँ पर धूनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति में उपदेश देना आरंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नया रूप से संगठित भी किया। उन्होंने हर भील गांव में अपनी धूनी स्थापित कर दी और रक्षा के लिए अपना कोतवाल भी नियुक्त किया हर गांव में गोविंद गिरी ने। और ये कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया नहीं था, बल्कि उस भीलों का एक तरह का पूरा अंग्रेज़ों के समानांतर सरकार तक चलाता था। तो इस प्रकार एक समानांतर सरकार गोविंद गिरी ने भीलों में स्थापित कर ली थी अंग्रेज़ों के खिलाफ।
और इनका केंद्र बिंदु जो था वो था बेड़सा। ठीक है, इनका केंद्र बिंदु था बेड़सा। और इनकी जो सत्ता थी भीलों की वो ईडर, सूंथ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राज्यों के पंचमहल, खेड़ा जिले के भील तक वहाँ प्रभावित थे। 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने इनसे भयभीत होकर इनको गिरफ्तार किया और उन्हें धार्मिक पंथ छोड़ने के लिए धमकाया। लेकिन उनके शिष्यों के आगे उनकी एक बड़ी सेना जो थी गोविंदगिरी की, उनका समर्थक जो थे, उन्होंने इस कार्य से उनको छुड़वा लिया था। गोविंदगिरी इसके बाद भील राज की स्थापना के लिए योजना बनाने लगे और इस कार्य ने उनको प्रेरित भी किया। बाद में देखते हैं कि अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर वो पहुंचते हैं और वहां अपने अपने संदेशवाहक भेजे जाते हैं, क्योंकि गोविंदगिरी को जब गिरफ्तार किया जाता है तब उनके मन में आ गई थी कि सरकार अब उसके पीछे पड़ गई है। तो उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देने का प्रयास किया और इसी प्रयास में उन्होंने अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को एकत्रित किया। वहाँ पर भील पहाड़ी पर आने लगे, साथ में राशन पानी और हथियार भी ला रहे थे और इस कारण सूंथ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर राज्य ने अपने आप को चौकन्ना कर लिया कि भाई हो क्या रहा है मानगढ़ में। तो भील वहीं पर जाकर अपना डेरा जमाने लगे। मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े और पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना अंग्रेजों से की गई। तो 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील की कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलजली राइफल की 1 कंपनी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए गई और वार्ताएं जो थी वो विफल रही। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी मशीन गनों ने फायर करने प्रारंभ किए और मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इस कत्लेआम में 100 भील मारे गए, 900 भीलों को बंदी बनाया गया। गोविंदगिरी और उनके साथ उनका शिष्य पुंजिया को भी बंदी बना लिया गया। गोविंदगिरी और पुंजिया को भील आंदोलन बुरी तरह से कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंदगिरी भारी लोकप्रिय थे, अनेक बुराइयों से उन्होंने मुक्तियां भी दिलाई थी। इसलिए अंग्रेजों ने चाहने के उपरांत भी आजीवन कारावास की सज़ा को 10 वर्ष में बदला गया और बाद में 7 वर्ष के बाद ही इनको रिहा भी कर दिया गया और इनको कहा गया कि वो सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। उनको अहमदाबाद में पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में वो निवास करने लगे, लेकिन वहाँ भी भील उनके जो अनुयायी थे वो उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते रहते थे। तो लास्ट में उनको कहाँ निर्वासित किया गया? पंचमहल में, अहमदाबाद संभाग के पंचमहल के झालोद नामक गांव में। तो ये था पूरा गोविंदगिरी का परिचय। और ऐसा मुझे लगता है कि ये इतना जब विस्तृत पढ़ा होगा तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना भी नहीं है। देखते हैं अगला टॉपिक, उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक्की आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व ग्रासियों ने मोतीलाल तेजावत का जो एक्की आंदोलन था वो भीलों और ग्रासियों में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव के, ठीक है, ये किस गांव के थे? कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल के बनिया जाति के थे। वो बंजारा के थे, ये बनिया जाति के हैं। इन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान इनका भीलों के संपर्क हुआ। झाड़ोल के जागीरदार के साथ मतभेद होने के कारण इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वहाँ से इन्होंने परचून का व्यवसाय प्रारंभ किया और मिर्च मसाला आदि बेचते थे। पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर इन्होंने चित्र विचित्र के मेले में नियमित रूप से दुकान लगानी प्रारंभ की और वहीं से इनका भीलों के साथ संपर्क बना। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के बीच लोकप्रिय बनाया और उनके उपदेशों के साथ इन्होंने आदिवासियों का एक्की आंदोलन भी आरंभ किया। एक्की का उद्देश्य जो था, एक्की आंदोलन का जो उद्देश्य था वो राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। और ये आंदोलन केवल झाड़ोल जागीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जहाँ जहाँ भीलों के क्षेत्र थे वहाँ तक इसका प्रभाव बढ़ रहा था और सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। इनका जो संपर्क था, मोतीलाल तेजावत ने जो संपर्क था वो विजय सिंह पथिक और अन्य नेताओं से भी इन्होंने विचार विमर्श किया और एक कार्यक्रम तैयार किया। और असहयोग आंदोलन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कार्यक्रम था। बिजोलिया किसान भी उस समय, बिजोलिया जो आंदोलन था वो भी उस समय चरम सीमा पर था और तेजावत को भी इस कार्य ने उत्साहित किया।
उन्होंने जुलाई 1921 में भीलों को करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। जाडोल का शासक इस स्थिति से चिंतित हो गया। उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया और मोतीलाल तेजावत की जो गिरफ्तारी थी उससे हजारों भीलों को आक्रोशित किया और भीलों के भारी जमावड़े के बीच तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत जी ने अपना आंदोलन और ज़्यादा तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 में उदयपुर राज्य में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय किया और इस छूट से भीलों के जो आंदोलन थे वो कुछ हद तक शांत भी हुए। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया और भारी संख्या में वहाँ पर भील और गिरासिया जनजाति रहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत जो थे उदयपुर राज्य से भागकर नहीं आए थे, बल्कि सिरोही के भीलों द्वारा बुलाने पर आए थे। सिरोही के भीलों और गिरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु उनको आमंत्रित किया था। इस समय तक उन्हें यह पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम है। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा केंद्र बन रहा था। यहाँ पर भी भीलों की जो संख्या थी वैसी थी, उनकी परिस्थितियाँ जो थी वो समान थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों के अंदर के आगे प्रवेश किया। उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति के आधार पर ही वहाँ पर भी गिरासिया आदिवासियों में समाज सुधार के प्रारंभ किए। जनवरी 1922 में तेजावत ने अनेक सभाएं की और उन्हें करबंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। 11 फरवरी 1922 कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति अपनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी, पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के भरपूर प्रयास किए, लेकिन सफलताएं नहीं मिली। इस कारण अंग्रेजों ने सेना भेजने का निर्णय लिया। 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण किया गया। अनेक गिरासियों की जानें गई। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर भी आक्रमण किया। वहां पर भी 11 आदिवासियों की जानें गई। 6 मई को भूला व नावावास नामक गांव पर आक्रमण किया। वहां पर भी गांव को नष्ट किया गया। इन कार्रवाइयों से भीलों व गिरासियों का मनोबल टूट गया। तो 11 व 12 मई 1922 को भीलों के जो नेता थे वो अंग्रेज़ों से समझौता करने का प्रयास करते हैं और समझौता करते हैं, और आदिवासी आंदोलन के मुखिया जो है वो एक्की की निंदा करते हैं और एक्की से अपने आप को अलग कर लेते हैं। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि हमने इस एक्की आंदोलन को शांत करवा दिया है, लेकिन मोतीलाल तेजावत ने 1923 में पुनः एक्की आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन इतनी ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिली, क्योंकि हर जगह अंग्रेज़ों ने जो गांव के मुखिया थे उनके साथ समझौते कर लिए और उनको साम दाम दंड भेद से शांत करवा दिया। लास्ट में थोड़े थोड़े आंदोलन होते गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब ये देख लिया कि अब भील और गिरासिया तो शांत है लेकिन तेजावत आंदोलन को भड़का सकता है, तो अंत में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के बाद ही इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचला गया। गिरफ्तारी के बाद 1921 व 19 के मध्य में तेजावत जी के नेतृत्व में जो अशांति भीलों और गिरासियों में थी, उसी जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत जी तो जो थे वो भूमिगत हो गए थे और इनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा भी तीनों राज्यों ने कर दी, उदयपुर, सिरोही और ईडर राज्यों ने। और 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी खेड़ बर्मा से कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद ईडर पुलिस ने उन्हें उदयपुर राज्य को सौंप दिया। उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक कोई निर्णय नहीं हुआ, उन्हें ऐसे ही जेल में रखा गया। 1936 ईस्वी में जेल से रिहा किया गया और इस शर्त पर कि वो आगे कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे। उनको 30 रुपये का प्रतिमाह भत्ता भी स्वीकार किया गया। जनवरी 1945 में उन्हें बंदी बनाया गया दोबारा से, क्योंकि उन्होंने बहुमत क्षेत्र में प्रवेश किया गया था। अंत में जाकर फरवरी 1947 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। नेक्स्ट आंदोलन है मीणा विद्रोह। ये मीणा विद्रोह भी सेम वही कंडीशन थी जैसा मेर और भीलों के आंदोलन में थी। इनकी भी
अंग्रेज़ों के कठोर नियंत्रण की वजह से मीणाओं ने विद्रोह किया था। और 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। मीणा जो जाति थी वो किसी भी राजनीतिक सत्ता से अधीन नहीं थी, सबसे मुक्त थी। केवल वो मेवाड़ महाराणा को प्रतीकात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार करते थे, ऐसा कर्नल टोड का कहना है। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप ही मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित भी हो चुकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे और अंग्रेज जो थे इनके प्रति कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820-21 में जब मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भी भली भांति परिचित भी थे, जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय और अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। मीणा और भीलों का विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं था बल्कि रियासतों के विरुद्ध भी था। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने का नया हाकिम नियुक्त किया, हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह, जो केवल धन कमाने में व्यस्त रहता था। और बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने इसके खिलाफ विप्लव का रास्ता अपनाया। बाद में मीणाओं ने अंग्रेज जो थाने थे उनके ऊपर लूटमारी की। वहाँ से मेहता रघुनाथ सिंह का तबादला करके नया शासक बनाया गया मेहता अजीत सिंह। नया हाकिम बनाया गया मेहता अजीत सिंह, उसे हाकिम नियुक्त किया। वो सेना लेकर रवाना हुआ। उसने शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, बेसरोड, जहाजपुर और मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेना साथ लेकर आक्रमण किया। इसके अलावा भीम पल्टन, एकलिंग पल्टन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ थे। एजीजी के कहने पर अन्य राज्यों ने मीणाओं को घेरने के लिए अपने राज्यों में चौकसी मजबूत कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को चारों तरफ से घेर लिया गया। उदयपुर के सेनाओं ने छोटी लुवारी और बड़ी लुवारी नामक गांवों पर आक्रमण किया और मीणा विद्रोह के मुख्य गांव जो थे इन गांवों को नष्ट किया गया। मीणा जो सहपरिवार मनोहरगढ़ व देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे, यहाँ पर उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों से तमाम प्रतिबंधों के बीच 5000 मीणा जहाजपुर पहुँच गए मीणाओं की सहायता के लिए। सेना को ज़्यादा सफलता नहीं मिली और सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1854 में एजीजी के कहने पर पॉलिटिकल एजेंट व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट सेना लेकर जहाजपुर पहुंचा। जनवरी 1855 में मीणा विद्रोहियों ने इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ की सीमाओं पर देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई, जो मीणाओं की निगरानी के लिए थी। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया और 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन के नाम से इसे जाना गया। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त किया गया और इनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। इस मीणा भील कोर की स्थापना जो थी देवली में, वास्तव में अंग्रेज़ों का आदिवासियों के प्रति विस्तार की नीति का ही प्रतीक थी। जहाजपुर मीणाओं का आखिर तक केंद्र बना रहा। जनवरी 1860 में महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंदन सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर सेना भेजी। गडोली और लुहारी गांवों पर आक्रमण किया गया। भारी संख्याओं में मीणाओं को बंदी बनाया गया। 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति का बंधन लागू कर दिया, जो 1947 तक जारी रहा था और जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियमित हो गया। तो ये थे हमारे मीणाओं के, मेरों के। आज हमने मीणा के, मेरों के और भीलों के आंदोलन देखा। गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत जी के बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारा हौसला भी बना रहे और आपको नए वीडियो समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।